रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंच रहे हैं। यहां पर वो भारत के साथ एक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत और रूस के बीच किस तरह का रक्षा समझौता होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि पुतिन जो है हिंदुस्तान पहुंचते, इससे पहले ही एक बड़ी अपडेट आ रही है रशिया से, जहां पर रशियन पार्लियामेंट के निचले सदन, जिसको ड्यूमा कहा जाता है, उसने जो है एक रक्षा समझौते भागीदारी को जो है एक मंजूरी दी है। इसके तहत जो है, इसको हम थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें यहाँ पर, तो इसको जो है रिलोज का नाम दिया गया है, यानी कि इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसके तहत एग्रीमेंट कुछ इस तरह से बनेगा कि रूस की जो है 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और 3000 सैनिक जो है भारत में तैनात किए जाएंगे। अगर आपसी सहमति इस पर बनती है तो इसी तरह से जो है इसी प्रपोर्शन में 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान और तकरीबन 3000 सैनिक जो है भारत के भी रशिया में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा भारत और रूस के बीच कई और तरह के समझौतों पर भी मुहर लग सकती है। इसमें S-500 को लेकर भी एक जबरदस्त चर्चा है। हालांकि यहाँ पर एग्रीमेंट रशिया और भारत के बीच में होना है संभावित तौर से, लेकिन यहाँ पर जो अंतरराष्ट्रीय हलचल इसको लेकर के देखी जा रही है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जो है चाइना पर किस तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है, अमेरिका में किस तरह की हलचल है, यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से इसको लेकर के हलचल बनी हुई है, और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसको लेकर के किस तरह की सुर्खियां इस समय देखी जा रही हैं। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर सतीश कुमार साहब, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार राम जी। पुतिन जो है हिंदुस्तान पहुंच रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो एक बड़ी अपडेट आई है रिलोज को लेकर के, ये रिलोज थोड़ा सा है क्या, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारत रूस के संबंध को बड़े पटल पर देखेंगे तो कई बातें स्पष्ट हो जाएंगी। भारत रूस का संबंध बहुत सालों से, कई दशकों से मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अगर विश्वसनीयता की बात करें, दुनिया में अगर कोई एक देश रहा है तो वो रूस रहा है। तकरीबन कश्मीर और अन्य मुद्दों पर, गोवा जैसे मसलों पर 6 बार सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशन में रूस ने भारत का बचाव किया है। तो उस तरीके से आत्मविश्वास एक दूसरे के प्रति बड़ा ही गंभीर रूप से बांधे हुए एक दूसरे को। तो इस ऐसी स्थिति में जब जियोपॉलिटिक्स बड़ा ही फ्लूइड स्थिति में है, विशेषकर सिंदूर के बाद जिस तरीके से अमेरिका का व्यवहार भारत के संदर्भ में रहा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई जगहों पर उठा दिखाई दिया, तो वैसी स्थिति में हमें ये अपने आप में रूस के द्वारा निर्धारित किया गया समझौता भारत के लिए बड़ा ही मजबूत नजरिए से, क्योंकि पाकिस्तान और चीन 2 ऐसे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं और उनके बीच में भारत निश्चित रूप से कई रूपों में उससे प्रभावित होता है। हम ये भी जानते हैं कि रूस और चीन के बीच भी संबंध बहुत अच्छे हैं। तो इस विजिट से कई बातें स्थापित होंगी, कई नई लकीरें खींची जाएंगी, और ये समझौता अपने आप में, जिस समझौते की आपने चर्चा की, जिसका डूमा ने उसकी ये हिमायत की है, उसे इंडोर्स किया है, तो वो आने वाले समय के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत के लिए मध्य एशिया एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ईरान का चाबहार पोर्ट एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उन तमाम जगहों पर इंडो पैसिफिक में भारत की पैठ और मजबूत होगी। तो कई रूप में ये समझौता अपने आप में एक मिसाल साबित होगा, इनका पत्थर आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चर्चा इस बात को लेकर के भी है कि जिस तरीके से नाटो एक संगठन है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश इसके मेंबर्स हैं, इनमें जो एग्रीमेंट है वो ये है कि अगर इनमें से किसी एक देश पर हमला होता है तो ये सभी देश संगठित हो जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो अपने ऊपर इस हमले को लेते हैं। तो क्या यहाँ पर रिलोज जो है, इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, क्या इसको उस रूप में देखना ठीक है? जैसे कि इस समय सोशल मीडिया में खूब चर्चाएं भी चल रही हैं कि इस समय जो मौजूदा हालात है, अंतर्राष्ट्रीय हालात जो है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं रूस और भारत जो है आपसी जो रक्षा समझौता जो होना चाहिए उसको जो है अब मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसकी तुलना जो है नाटो से करना ठीक रहेगा? जैसा ही कुछ
लोग कर भी रहे हैं सोशल मीडिया में। नहीं, हमें नहीं लगता है कि वो यथोचित होगा। वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करता है। नाटो और वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के काल में शुरू किए गए और 1989 में शीत युद्ध की जब समाप्ति का दौर अंतिम मुकाम पर पहुंचा तो वार्सा पैक्ट को डिसबैंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितने भी 36 नाटो के सदस्य देश हैं, अगर उनके किसी भी एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी कलेक्टिव रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन भारत और रूस के बीच में जो रिलोज एग्रीमेंट अब होने जा रहा है, जो क्या इसको उस नजरिए से देखना ठीक है क्या? शुरुआती दौर में देखिए, कोई भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना जल्दी और इतना त्वरित गति से आगे बढ़कर एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का स्वरूप धारण कर लेगा, ऐसा नहीं माना जाएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में उसमें और कुछ देश जुड़ जाएं, उसमें ईरान जुड़ जाए, उसमें सेंट्रल एशिया के देश जुड़ जाए और उनके अपने क्षेत्रों की सुरक्षा खतरे में पड़े कि बाहरी शक्तियों से हमें खतरा हो सकता है और उस मुकाम पर तब वो हो सकता है कि ये स्वरूप ले ले। लेकिन अभी फिलहाल हमें लगता है कि ये बायलैटरल टाइज तक सीमित होगा, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा, ऐसा हमें नहीं लगता है। क्वाड के संदर्भ में भी कहा जाता था कि 4 देशों का ये संगठन है, अमेरिका इसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश में था, लेकिन भारत ने उसे मना ही कर दी कि हम इसे मिलिट्री संगठन के रूप में तब्दील नहीं करना चाहते। हम अपने क्षेत्रों में चाइना से हम अपनी वार्ता अपने आधार पर करना चाहते हैं। जी। सैनिक दुश्मनी। लेकिन सर, यहाँ पर कुछ लोग जो है इसको संदेह की नजरों से भी देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तक जो भारत और रूस के बीच में जो डिफेंस एग्रीमेंट्स होते रहे हैं उसमें आपसी समझौता जो है हथियारों को लेकर के होता रहा है, आपसी भागीदारी को लेकर के बातचीत होती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार है जब रिलोज के तहत वॉरियर्स का एक्सचेंज किया जाना है, जब पहली बार जो है वॉरशिप्स का एक्सचेंज किया जाना है। भारतीय युद्धपोत वहां पर तैनात होंगे, वहां के युद्धपोत यहां तैनात होंगे, यहां के 3000 सैनिक जो है रशिया में तैनात होंगे, रशिया के 3000 सैनिक हिंदुस्तान की जमीन पर तैनात होंगे। तो इसको लेकर के जो है संदेह की दृष्टि से दुनिया इसको देख रही है। तो क्या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, कैसे आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं? देखिए, अब आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़ा देश है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं उसमें भारत की बातें केवल फिलोसफिकल नहीं बल्कि सब्सटेंशियल रूप में उसे अंगीकार किया जाना चाहिए और ये दुनिया जानती है। तो वैसी स्थिति में हमें ऐसे महत्वपूर्ण देशों का साथ जरूरी है जिसमें हमको लगता है कि रूस से बेहतर और विश्वसनीय देश कोई नहीं है, तो उसके साथ मिलकर एक लंबी दूरी की यात्रा तय करने की भारत कोशिश में है। और निश्चित रूप से हम अपने क्षेत्रों में देखिए, रूस ही एक ऐसा देश है जिसे यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया यानी वो यूरोप का भी देश भी है, वो एशिया का भी देश भी है, उसके बहुत सारे क्षेत्र एशिया में भी फैले हुए हैं। तो मध्य एशिया जो एक समय में रूस का हिस्सा हुआ करता था, वो भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर मिडिल ईस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण। तो एशिया का जो पूरा रीजन है जिसमें भारत की हक जो मिलनी चाहिए, जो बातें होनी चाहिए, वो अभी तक हो नहीं पाई है। तो हमें लगता है कि रूस के इस संबंध से भारत की मजबूती बढ़ेगी और भारत का पलड़ा भारी। इसे थोड़ा सा हम कूटनीतिक नजरिए से समझने की भी कोशिश करेंगे। और क्योंकि भारत जो है इसका अतीत रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल मैटर्स को रिजॉल्व करता रहा है, जिस तरीके से उसको हैंडल करता रहा है, बैलेंस करता रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एक तरफा झुकाव मैं देख पा रहा हूँ कि रशिया के साथ में जिस तरह का एक नेगोशिएशंस हैं या फिर जब इस तरह के इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, रिलोज जैसे पहली बार ऐसा होगा, तो ये जो है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि इस मौजूदा दौर में जब अमेरिका के साथ में भारत का थोड़ा सा जो है संबंध बिगड़े हुए स्थिति में है, तो क्या रशिया के साथ में इस तरह की करीबी, इस तरह से जो है एक्सचेंज ऑफ वॉरियर्स जो है, क्या अमेरिका के साथ बैलेंस को और इम्बैलेंस नहीं कर देंगे? तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या भारत ठीक कर रहा है या अपने कदम को थोड़ा सा और दुरुस्त करने की आवश्यकता है? बिल्कुल राम, देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट फ्रेंड और दुश्मन होता नहीं है, लेकिन पिछले 50 सालों में रूस और भारत के मित्रता में कभी भी खटास नहीं आई और रूस हमेशा भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहा, वो पूरी दुनिया देखती रही है। तो लेकिन इसके बावजूद भी हम रूस की तरफ पूरी तरह से ढरक जाएंगे और हम अपना संबंध केवल एक पक्षीय बना देंगे और वेस्टर्न कंट्री से, विशेषकर अमेरिका से
पिछले 3 दशकों में जो संबंध का नवीकरण हुआ है उसे हम छोड़ देंगे, ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। कई जगहों पर हम अमेरिका के साथ खड़े होंगे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अधिक से युद्ध जो चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें मुख्य कूटनीति के रूप में भारत ने जिस तरीके से रूस का साथ दिया, रूस उसको भली भांति और ईमानदारी से उसे कबूल करता है कि भारत लगातार पश्चिमी देशों के दबाव को नकारता रहा, हमेशा कहता रहा कि ये ऑटोनॉमी का स्पेस अमेरिका खासतौर से हिंदुस्तान को जो है जी खनिज संपदा खरीदने की जहां तक बात आई उसे भी वो लगातार करता रहा। हमारे विदेश मंत्री ने 2 टूक जवाब पिछले साल पश्चिमी देशों को दिया कि मैं जितना नहीं खरीदता उससे ज्यादा आप लोग निर्भर हैं। तो ये क्षमता जो विकसित हुई है वो भारत की अपनी क्षमता है, वो किसी देश से दी हुई क्षमता नहीं है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि भारत की वजूद को, भारत के की बात को, भारत के सोच को रूस ने स्वीकार किया है। उसी तरह पश्चिमी देशों को भी इस बात को स्वीकार करने में हमें लगता है कि जरूरत पड़ेगी। जब भारत और रूस एक साथ कदम से कदम मिलाकर S-500 और बाकी तमाम डिफेंस स्ट्रक्चर पर आगे बढ़ेंगे तो लोगों को पसीना तो आ रहा होगा पश्चिमी देशों की। बिल्कुल, लेकिन हम इस बात को कैसे नेग्लेक्ट कर दें कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को जो है प्रत्यक्ष शब्दों में जो है चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि आप जो है अगर रशिया के साथ में संबंध स्थापित रखते हैं, अगर व्यापारिक संबंधों में ढील नहीं देते तो फिर अमेरिका आपको जो है और आपके ऊपर टैरिफ बढ़ाएगा, जैसे उसने भी बढ़ाया भी था। लेकिन इसके बावजूद भारत का जो नजरिया है रूस को लेकर के उतना ज्यादा कुछ खास बदला नहीं है। और अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक नए तरह का एग्रीमेंट अब होने जा रहा है और भारत जो है वो रिलोज की तरफ आगे बढ़ रहा है रशिया के साथ में, तो अब अमेरिका किस नजरिए से हिंदुस्तान को देख सकता है या फिर भारत के लिए जो है किस तरह से जो एडवर्स कंडीशंस हैं वो विकसित हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। निश्चित रूप से देखिए, पहली बार पुतिन 2000 में भारत आए थे, उसके बाद हम अगर 2021 की चर्चा करें तो कोरोना के बाद वो भारत की यात्रा किए थे। वो 2021 के बाद जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ वो पहली विजिट है। और जिस तरीके से दुनिया के हर खेमे से पश्चिमी दुनिया ने कई तरह के सैंक्शन रूस के विरुद्ध लगाए और साथ में गठजोड़ के साथ उसके विरुद्ध मुहिम छेड़ा गया, तो उसमें एक बड़ा देश जो न्यूट्रल देश है, जो निरंतर रूस के साथ खड़ा रहा चीन के अलावे, तो वो भारत ही है। तो भारत ने निश्चित रूप से जो दबाव आए उस दबाव को न केवल दरकिनार किया बल्कि एक ब्रिज के रूप में भी काम करने की कोशिश की। जब जब ज्यादा दबाव पड़ा तो अमेरिका के साथ या पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भी बात करने की कोशिश की। तो वो स्पेस और वो आवाज जो है वो दुनिया में और देश के पास नहीं है। तो जब ये परिवर्तन होंगे, हम जानते हैं कि चीन हमारा प्रतिद्वंदी है। इस विजिट से हमें 2 महत्वपूर्ण देशों पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर भी लगाम लगेगा। निश्चित रूप से वार्ता में मध्य एशिया पर भी चर्चा होगी और चीन के बढ़ते कदम जो भारत के लिए मुसीबतें पैदा करते हैं। अभी इसी सवाल पे मैं आ रहा था। अभी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि भारत जहां पर इस समय है और जो एक जो इंटरनेशनल डेमोग्राफ है इस समय, वो किस तरह से ड्रिफ्ट हो सकता है। और दूसरी बात ये कि एक तरफ पाकिस्तान है, उसके साथ तनावपूर्ण स्थितियां हैं, ऊपर जो है हमारे चीन बैठा हुआ है, चीन के साथ भी जो है संबंध सामान्य स्थिति नहीं कहेंगे। बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भी जो है संबंध हमारे हाशिए पर चल रहे हैं। तो ऐसे में जबकि रूस के साथ में जो है रिलोज का एग्रीमेंट होने की कगार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, रूस जब कोई 2 बड़े देश मिलिट्री रूप में, हम आज भी जानते हैं कि न्यूक्लियर की जब हम बात करें, दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल आज भी रूस के पास है। हथियारों का आधुनिकीकरण की भी बात करें तो मिलिट्री रूप में रूस आज भी मजबूत है। आर्थिक रूप से निश्चित रूप से तंग हालत में युद्ध ने और उसे तंगहाली में पहुंचा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत दुनिया का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है और एक मिडिल पावर जो दोनों के आम सहमति है कि दुनिया को मल्टीपोलर होना पड़ेगा। मल्टीपोलरिटी की बात रूस भी करता है
और भारत भी करता है, जिसका जिसका विरोध भले सीमित दायरे में चीन करने लगा है पिछले कुछ सालों से। अमेरिका अपनी गति से, अपने रास्ते से दुनिया को तय करना चाहता है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो इस संबंध से अमेरिका को होगी कि मल्टीपोलैरिटी को, जो मिडिल पावर है दुनिया में उभरते हुए, उनको बल मिलेगा और वो एक साथ आकर खड़े होंगे। जहां तक लेकिन जहां तक रशिया की बात है सर, जहां तक हम सब जानते ही हैं कि चीन के साथ भी इसके बेहतर संबंध हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है कि चाइना की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशंस वापस होती हैं या फिर बॉर्डर पर किसी तरह का थ्रेट हम वापस फील करते हैं चीन की ओर से, तो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि रूस जो है आगे बढ़ करके हिंदुस्तान के समर्थन में चीन के अगेंस्ट खड़ा होगा? क्या ऐसा कहना ठीक रहेगा? नहीं, समर्थन में खड़ा होगा ना होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले के समय की हम अगर याद करें 1962 वॉर का भी एपिसोड, तो अब देखेंगे कि 1967 में रूस और चीन के बीच में युद्ध हुआ है। उर्सी नदी के किनारे दोनों के बीच में जमीनों को लेकर युद्ध हुआ। भारत रूस के बीच में युद्ध नहीं हुआ है, तो ये सभी रूस भी जानता है, भारत भी जानता है। लेकिन उस समय भी रूस के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि भारत मेरा दोस्त है लेकिन चीन मेरा भाई है। तो वो कम्युनिस्ट वाला रिजिम खत्म हो चुका है दोनों देशों के बीच में, आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी रूस और चीन एक अच्छे दोस्त हैं, व्यापारिक रूप से भी और सामरिक रूप से भी। तो ये कहना कि रूस पूरी तरह से खुलकर भारत के साथ आएगा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सटीक नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक मीडिएटर की भूमिका में, एक प्रभावकारी भूमिका में निश्चित रूप से रहेगा। अगर इस तरह की डोकलाम और बाकी जो लद्दाख में हुआ वैसी स्थिति आती है और चीन की तरफ से तल्खी बढ़ती है, तो निश्चित रूप से रूस उस बीच में मीडिएट करने की कोशिश करेगा और ये हमारे लिए बड़ा ही सुकूनदायक होगा। और चलते एक सवाल और सर आपसे संक्षेप में लेना चाहूंगा कि ये जो इंडिया रशिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है, जिसके मातहत जो है रशिया के 5 युद्धपोत, 10 सैन्य विमान, 3000 सैनिक जो है 5 साल की अवधि के लिए भारत में तैनात होंगे। इसी रेसिप्रोकेशन में जो है भारत के भी उतने ही उसी प्रोपोर्शन में जो है रशिया की जमीन पर तैनात होंगे। मैं उस वाली स्थिति पर एक प्रश्न चाहता हूं कि जब पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य बेस की स्थापना अगर होती है, कोई इसको हम नकार नहीं सकते, और यहां पर भारतीय जमीन पर जब रूसी सैनिकों की मौजूदगी होती है, एक तरफ रूस होगा, एक तरफ अमेरिका होगा, हालांकि जमीन पाकिस्तान हिंदुस्तान की होगी, तो इस चीज को आप किस तरीके से देखेंगे और कैसे आप डिप्लोमेटिकली इसको डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए, अमेरिका के पास भी वो नजरिया नहीं है, वो शक्ति नहीं है जो शीत युद्ध वाली बात को फिर से लागू कर सके। जो दक्षिण एशिया की उसकी नीति थी कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर तौलता था और दोनों को एक ही नजरिए से देखता था, वो समय अब निकल चुका है। भारत और रूस के बीच में जो सैनिक और आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, उसे अमेरिका को पीड़ा जरूर होगी, लेकिन उस पीड़ा के कारण से वो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर पुनः तौलने लगेगा और अपने सैनिक अड्डे को पाकिस्तान में स्थापित कर भारत के साथ युद्ध की स्थिति पैदा करेगा। वो अब संभव नहीं है, क्योंकि भारत अपने आप में एक वजूद रखता है, भारत के पास अपनी एक अर्जित शक्ति हो चुकी है। तो अमेरिका की व्यवस्था भी है कि भारत में साथ लेकर चले, भारत को साथ में लेकर चले। भारत रूस के संबंध हमारे पुराने हैं, मजबूत हैं और मजबूत होंगे, लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि हम अमेरिका से दुश्मनी ले लेंगे, अमेरिका के विरोध में काम करने लगेंगे। कई ऐसी समानताएं हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में आज भी जिंदा है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि मंद गति आई हो, लेकिन वो खत्म हो जाएगी और एक भारत रूस और अमेरिका के बीच में मीडिएशन का भी काम कर सकता है। जैसे हमने कहा कि भारत और चीन के बीच में रूस काम कर सकता है, तो भारत के पास वो आवाज है, वो शक्ति है, वो सोच है जो एक बेहतर दुनिया, जो युद्ध को खत्म करने की बात, एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने की बात, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को पुनः रचने की बात और
क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर एक आम सहमति बनाने की बात को भारत मजबूती के साथ ला सकता है। तो भारत रूस संबंध को उस व्यापक दायरे में देखा जाना चाहिए, न केवल युद्ध की परिस्थिति की हम दो देशों के बीच में संबंध बन रहे हैं, बिल्कुल चाइना को दुख होगा, अमेरिका को दुख होगा, बल्कि पूरी दुनिया में एक नई व्यवस्था बनेगी जिसमें मल्टीपोलैरिटी की जो भारत की सोच है वो मजबूत होगी। बिल्कुल। अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले अपने एक संबोधन में कह चुके हैं कि हम विश्व को देखते हैं मल्टीपोलर वे में, यानी कि हम किसी की एक ध्रुवीय शक्ति को हम बिलीव नहीं करते हैं। दुनिया मल्टीपोलर है और उसी नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अमेरिका ने भारत के ऊपर लाख दबाव बनाया कि वो रूस के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को समाप्त करे, उससे जो है दूरियां बनाए, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया कि वो किसी के दबाव में आने वाला या दबाव को सहने वाला देश नहीं है। दूसरी ओर जब बात रूस की हो और रूस के साथ हमारे संबंधों का जब अतीत हम देखते हैं तो उसमें हमें दिखाई देता है कि रूस ने हर उस स्थिति में हिंदुस्तान का समर्थन किया, साथ दिया जब भारत किसी कष्ट में या किसी बड़ी परेशानी में घिरा हुआ था। तो ऐसी स्थिति में रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में इस समय भारत आगे बढ़ रहा है। रिलोज एग्रीमेंट जिस पर दोनों देशों की सहमति बन सकती है, 4 और 5 तारीख को जब पुतिन नई दिल्ली में होंगे तो तमाम तरह की गतिविधियों पर सबकी नजरें रहेंगी। कौन कौन से एग्रीमेंट होते हैं इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि रक्षा समझौतों को लेकर के दोनों देशों के बीच में पहले भी बहुत सी चीजें हुई है, लेकिन अब की बार भारत की जो उम्मीदें हैं कहीं ज्यादा है। भारत चाहता है कि S-500 पर कोई बात बन जाए तो बात कुछ निकल करके आए। तो क्या रूस के साथ में इस पर आम सहमति बन पाएगी, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जब पुतिन नई दिल्ली में होंगे तो पूरी दुनिया की निगाहें खास तौर से अमेरिका की टकटकी इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रहेगी। क्या कुछ होगा वो लेकर हम फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।